नमो नमः सभी मास्टर्स को और स्वागत है आपका पीएमसी हरियाणवी की यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात कर रहे हैं क्वांटम लाइफ की श्रृंखला के बारे में और आज उसका 7वां एपिसोड हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो जो क्वांटम लाइफ की जो श्रृंखला है उसके अंतर्गत हम 3 चीजों के बारे में बात करते हैं। वो इस क्वांटम लाइफ के 3 स्तंभ भी हैं, आयुर्वेद, पिरामिड और क्वांटम। ये तीनों चीजें हर तरह से इस जीवन को हमारे जीवन को एक सही रास्ते पे लेके जाने की या एक समअवस्था लाने में बहुत कारगर है। तो ये जो तीनों चीजें हैं हमारे जीवन में क्या क्या महत्व रखती हैं, हमें इनका क्यों अनुसरण करना चाहिए या इनके क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब हम इस क्वांटम लाइफ की श्रृंखला में बताते हैं। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं पिरामिड के बारे में। हम जानते हैं कि हम पिरामिड जगत बनाना चाहते हैं। बहुत बहुत सारी चीजें हैं जो हम पिरामिड के से कर सकते हैं। तो क्या चीजें हैं और क्या पिरामिड का एक अस्तित्व क्यों है, उसके बारे में हम कुछ आज जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि हम अपने पिछले एपिसोड्स में क्या क्या समझा है। तो हम पिरामिड के इम्पोर्टेंस यानी उसके महत्व के बारे में जानते हैं कि वो क्यों इतना जरूरी है और उसके कहाँ कहाँ प्रयोग किए जा सकते हैं, कहाँ कैसे हम उसको अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे घर में, हमारे ऑफिसेज में या हमारे स्कूल में, हर तरह की चीजों के लिए, अपने स्वास्थ्य से संबंधित हर चीज के लिए। और पिरामिड के पानी के बारे में, जो हम पानी को पिरामिड के अंदर रखते हैं और उसको एनर्जाइज करते हैं, उसे ऊर्जित करते हैं, उस पानी के क्या क्या लाभ है, इनके बारे में भी हम जान चुके हैं। और उसके बाद किचन में हम पिरामिड को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में भी हमने काफी विस्तृत जानकारी ली है और क्वांटम किचन के एपिसोड्स में भी हमने इसके बारे में काफी अच्छे से जाना है। तो हम किचन के अंदर हमारे जो सब्जियां हैं, फल हैं या कोई भी और स्पाइसेस हैं, हर्ब्स हैं, इन सबको, मसालों को भी पिरामिड के कंटेनर्स या पिरामिड के अंदर रख के उनको ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं और बहुत अच्छा माध्यम है प्रिजर्व करने का भी। और पिरामिड मेडिटेशन के बारे में भी हम बहुत सारे अच्छे से गहन बातचीत कर चुके हैं कि क्यों पिरामिड के अंदर मेडिटेशन करना इतना जरूरी है या इतना सही है। क्योंकि जब भी हम ध्यान लगाते हैं तो अगर हम बहुत ही जल्दी अभी आए हैं ध्यान में, तो जल्दी से किसी का ध्यान नहीं लगता। तो पिरामिड क्या करता है, उस ध्यान को लगाने में हेल्प करता है। तीन गुना ज्यादा वो शक्तिशाली होता है वो ध्यान, और ज्यादा अच्छे से आपको एक शांति की अनुभूति कराता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसके कुछ साइंटिफिक रिसर्चेज हैं, जो अनुसंधान पिरामिड के ऊपर हो चुके हैं, जिन्होंने ये चीजें प्रूव की हैं कि हाँ, पिरामिड में वो शक्ति है, वो ऊर्जा है, जिसकी वजह से हमारे खाने में या हमारे ऊपर उसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो पिरामिड क्या है? पिरामिड का मतलब है, पिरा मतलब फायर या अग्नि या ऊर्जा, जो और मिड मतलब मध्य में, यानी पिरामिड के मध्य में बहुत असीम शक्ति है, बहुत असीम ऊर्जा रहती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह पे है, ये पिरामिड के हर जगह पे, हर कोने पे मौजूद रहेगी। लेकिन उसका जो मध्य है, बीच वाला हिस्सा, जिसको हम किंग्स चैम्बर या शाही कक्ष कहते हैं, वहां पे भी, उस जगह पे सबसे ज्यादा ऊर्जा एकत्रित होती है। और बाकी जगह पे भी होती है, लेकिन उस जगह पे सबसे ज्यादा होती है। तभी अगर हम उस जगह पे बैठ के ध्यान करते हैं या हम उस जगह पे किसी भी चीज को रखते हैं, तो वो एकदम से बहुत जल्दी ऊर्जित हो जाती है और उसके अंदर जो क्वालिटी है, उसके गुण हैं, वो बढ़ जाते हैं। अब पिरामिड जो है वो क्या है, जैसे आप देख सकते हैं कि पिरामिड जो है, इसका इस तरीके से चौकोन करके बेस होता है और ये ऐसे साइड साइड करके बिल्कुल यहाँ पर ऊपर उठता है। जैसे इस तरीके से वो ऊपर उठते हैं और एक जगह पे मिलता है, इसको एपेक्स कहते हैं। और ये जो एपेक्स है, ये बिल्कुल
मध्य में होता है और यहीं से सारी ऊर्जा, ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा वो एकत्रित करता है और अपने अंदर लेके आता है। ब्रह्मांड में हर तरह की ऊर्जा है और सारी ऊर्जा को वो एकत्रित करेगा और जब वो सब ऊर्जा को एकत्रित करके नीचे लेके आएगा और तो उसको वो एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में फिर आगे दोबारा ब्रह्मांड को भेजेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एनर्जी ले ही रहा है, वो एनर्जी को वो या को आगे भी प्रसारित कर रहा है। इसीलिए ये जो पिरामिड होता है, ये स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी कहा जाता है। और ये तो हायर प्लेस ऑफ गॉड, भगवान की जगह ऐसी है जहां भगवान है। भगवान क्या है? क्या वो कोई इंसान है या कैसे रूप है? नहीं, भगवान एक तरह से एक ऊर्जा ही है जो हमेशा हमारे अंदर है, जो हमारी चेतना भी है। तो यही ऊर्जा को वो और ज्यादा बढ़ा देती है। ये पिरामिड हर प्लैनेट पे, इस पूरे ब्रह्मांड में हर एक जो ग्रह है उसके लिए एक अपना पिरामिड है, उसका एक अपना एक एंगल होता है, उसका एक स्वर्णिम कोण होता है जो 51 डिग्री 52 मिनट, 51 डिग्री 52 मिनट का होता है। और धरती के लिए ये है 51 मिनट और 51 डिग्री और 52 मिनट का। लेकिन दूसरे ग्रहों के लिए ये अलग होगा, पर यहाँ के लिए इस हम जहाँ पे हैं इस धरती के लिए ये स्वर्णिम कोण 51 डिग्री और 52 मिनट का ही है। और जब आप इस स्वर्णिम कोण पे पिरामिड का निर्माण करते हैं तो क्या होता है? तो विश्व की सारी ऊर्जा जो चाहे गुरुत्वाकर्षण के थ्रू हो या किसी भी तरीके से हो, वो सारी ऊर्जा उस पिरामिड को वो पिरामिड लेता है, एकत्रित करता है और उसको सकारात्मक बनाकर सकारात्मक ऊर्जा के रूप में आगे प्रसारित करता है। तो इसीलिए ये पिरामिड इतना इतना जरूरी है, इसका महत्व हमारी जिंदगी में इसको इस्तेमाल करना इसीलिए जरूरी है कि हम जो आज के समय में अपनी सारी ऊर्जा को सकारात्मकता को खो रहे हैं वो हमारे पास आ जाए और हम एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी जिंदगी जी पाए। और भी बातें हैं कि ये जो पिरामिड, जो ग्रेट पिरामिड है गीजा का, वो जैसे इधर है तो ये जो इक्वेटर होता है, मध्य जो हमारा रहता है धरती का जो बिल्कुल मध्य है, उसके ऊपर इस जगह पे है। और होता क्या है कि ये जैसे मैंने बताया ये चार उससे बना है, चार इसका जो बेस है वो चौकोर है। तो चौकोर भी है तो वो हर बेस से एक सर्कल बना रहा है धरती का। और इससे वो क्या हो रहा है, वो सारी ऊर्जा इन्हीं सर्कल्स के थ्रू हर जगह पे फैल रही है, ऊपर से आ रही है और हर जगह पे इन्हीं सर्कल्स के थ्रू फैल रही है। तो इसी तरीके से हमारी जो धरती है वो इन पिरामिड्स की वजह से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होती है। तो अब हम बात करते हैं अनुसंधानों की। तो बहुत सारे अनुसंधान किए गए हैं, बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी गई हैं। तो उन्हीं में से एक अनुसंधानकर्ता थे डॉक्टर जी पैट्रिक फ्रैंकल। इनकी 2 किताबें हैं पिरामिड पावर के नाम से। और उन्होंने इसमें अपने जो भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे, जो भी अनुसंधान करे कि पिरामिड की इस ऊर्जा का क्या लाभ होता है, किस किस पे क्या क्या प्रभाव होता है, उसके बारे में उन्होंने समझा और समझाया भी। तो उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बनाया और कि उसमें उन्होंने इंसानों को भी इस्तेमाल किया, प्लांट्स को भी इस्तेमाल किया, और भी बहुत सारी अलग अलग चीजों को इस्तेमाल किया। और उन्होंने उसमें ट्रीटमेंट क्या दिया? ट्रीटमेंट का मतलब हुआ कि उन्होंने पिरामिड को यूज किया, एक क्यूब को यूज किया जो स्क्वायर थी, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं। और एक जगह को उसमें उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं दिया, कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, उसको बिल्कुल ऐसे ही रहने दिया जैसे एक नॉर्मल इन्वायरमेंट में है। तो इन 3 चीजों को इन्होंने रखा ताकि जो भी वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या जो भी अनुसंधान लोग कर रहे हैं उनको इक्वल जो भी रिजल्ट मिले वो इकट्ठा ही वो देखें। तो हुआ क्या? तो पहला एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था, उन्होंने देखा था कि जो ब्लैक आइड पीस या जो लीमा बीन्स जो होते थे, मतलब बीन्स के ऊपर उन्होंने काम किया। उन्होंने बीन्स को लिया और उसको एक स्पंज के ऊपर, गीली स्पंज के ऊपर रख दिया और कवर कर दिया। और एक पिरामिड को रखा,
उसके ऊपर, और दूसरे वाले के ऊपर रखा क्यूब, और तीसरे वाले को ऐसे ही छोड़ दिया। जब ऐसा हुआ और उसके बाद उन्होंने 5 दिन बाद उसको देखा कि वो कितना बढ़े हैं या कितना कम, कैसे वो बढ़ रहे हैं या कैसे उनका स्प्राउट्स बन रहे हैं। तो जैसे उन्होंने देखा पिरामिड के अंदर के जितने भी बीन्स रखे थे उन्होंने, वो ज्यादा अच्छे से बढ़े और काफी हेल्दी थे। क्यूब के अंदर वाले भी बढ़े, लेकिन वो पिरामिड वाले से कम थे, और अनकवर्ड थे वो, और भी वो बिल्कुल ही वैसे ही थे, कोई ज्यादा उसमें बदलाव नहीं आया। लेकिन उन्होंने इससे ये पाया कि जो बीन्स है वो अच्छे से बढ़े और हेल्दी भी रहे। तो ऐसे बीन्स कैसे इतने अच्छे से बढ़े जबकि उनके पास कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं था? वो पिरामिड की शक्ति की वजह से बने। फिर उन्होंने एक मीट के ऊपर भी शोध किया, और उन्होंने मीट को भी इसी तरीके से पिरामिड के नीचे, क्यूब के नीचे और अनकवर्ड ऐसे रखा, और उसमें भी उन्होंने पाया कि जो वो मीट था वो ज्यादा अच्छे से प्रिजर्व रहा जो पिरामिड के अंदर था। तो आप ये सोचिए कि हमारे शरीर के हर भाग पे उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम जब पिरामिड के अंदर बैठते हैं तो उससे हमारे जितनी भी कोशिकाएं हैं या तंतु हैं, जितने भी हैं, वो सब एक उनको एक चार्जिंग मिलती है। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि वो नेगेटिव आयंस बनाता है। जब नेगेटिव आयंस बनाएगा तो हमारे हर सेल को, हमारी हर कोशिका को बहुत अच्छे से पोषण मिलेगा, उस वो बहुत अच्छे से एक्टिवेट होगी और उसका कार्य ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इसी तरीके से उन्होंने बैक्टीरिया की ग्रोथ देखी। एक उन्होंने खमीर वाला बैक्टीरिया लिया, एक उन्होंने गले से भी एक बैक्टीरिया लिया, एक इंसान के गले से। तो थ्रोट बैक्टीरिया या जो भी उन्होंने लिया, उनको थ्रोट बैक्टीरिया जो रहा, जो गले से बैक्टीरिया निकाला, कोई बीमार होता है क्योंकि हमारा गला जब बंद हो जाता है तो उसके अंदर भी बैक्टीरिया हो जाता है, उसको लिया और उन्होंने पिरामिड के अंदर रखा, और फिर उसे क्यूब के अंदर भी रखा और वैसे भी छोड़ दिया। तो जब उन्होंने देखा कि किस में बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा हुई, तो उन्होंने देखा कि पिरामिड के अंदर जो बैक्टीरिया रखा था उन सबको इक्वल सेम अमाउंट में रखा था। ऐसा नहीं था कि किसी में ज्यादा या किसी में कम, नहीं, शोध कर रहे हैं तो वो अच्छे से ही करेंगे, उन्होंने बिल्कुल इक्वल अमाउंट में रखा। और जब उन्होंने देखा कि पिरामिड के अंदर का जो बैक्टीरिया था वो ज्यादा ग्रो नहीं करा, और जो बाकी जो दूसरे थे वो ज्यादा ग्रो कर गए। वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि जो बैक्टीरिया थे वो विषाणु थे। वो विषाणु जो होंगे वो विषाणुओं को खत्म करता है। पिरामिड की ऐसी एनर्जी है, ऐसी ऊर्जा है कि वो सकारात्मकता ही लेके आता है, और वो उन विषाणुओं को उसने कम कर दिया, उसको ज्यादा बढ़ने नहीं दिया। यही हुआ यीस्ट के बैक्टीरिया के साथ, जो खमीर हम बात करते हैं, इसी तरीके से यीस्ट के बैक्टीरिया के साथ हुआ। वहां पे भी यीस्ट बैक्टीरिया जो पिरामिड के अंदर रखा गया था उसकी भी ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई। तो आप देखिए, जब कोई बीमार होगा या किसी भी तरीके से रहेगा, तो या फिर हम जब अपने फ्रूट्स पे या हमारी सब्जियों पे या हमारे खाने में पिरामिड की पावर हम उसको देंगे, तो वो उसके अंदर जो वो गंदा जल्दी हो जाता है या बासा हो जाता है या उसमें कीटाणु आने की क्षमता रहती है, वो कम हो जाएगी, वो खराब होने से बच जाएगा खाना। तो ये तो मुझे लगता है काफी अच्छा रहेगा कि अगर हम इस तरीके से पिरामिड की इस एनर्जी को अपने किचन में यूज करें, इस्तेमाल करें। और फिर इन्होंने ये कुछ ह्यूमन सब्जेक्ट्स लिए, यानी इंसानों को लिया, और उन्होंने पिरामिड के टेंट बनाए और उसके अंदर उनको सोने के लिए कहा। तो ये जो अनुसंधान था, इसमें उन्होंने 6 दिन का वो रखा था, और 2 दिन तो उन्होंने उन लोगों को वैसे ही सोने के लिए कहा था कि बिल्कुल अनकवर, कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया। बाकी के 4 दिन उन्होंने पिरामिड के अंदर सोने के लिए कहा, और उनका सारा ब्लड प्रेशर और उनके सारे टेस्ट उन्होंने लिए थे, और उनका टेम्परेचर वगैरह सब कुछ चेक किया गया था। तो जब ये अनुसंधान हुआ उसके बाद उन्होंने ये पाया कि जब हम पिरामिड के अंदर सोते हैं तो हमें उठने के बाद बहुत ज्यादा अच्छे से एनर्जी फील होती है कि हाँ, हम एक तो बहुत जल्दी नींद आ गई, दूसरा ये कि जब वो उठे, जो वो लोग पिरामिड में जो सो रहे थे, पिरामिड टेंट्स में जब वो सो रहे थे, तो जब वो उठे
तो उनको एक अलग ही ऊर्जा का एहसास हो रहा था, और ऐसी ऊर्जा उन्होंने पहले भी कभी फील नहीं करी थी, और उनके जो बाकी की दिनचर्या थी वो बहुत अच्छी गई थी। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि पिरामिड का इस्तेमाल सिर्फ एक जगह नहीं, सिर्फ ध्यान के लिए नहीं, आप हर जगह पे हर चीज के लिए कर सकते हैं। और क्या किया गया था, जो हमारे कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, हम केमिस्ट्री लैब में बहुत सारे क्रिस्टल्स बनाते होते थे, वो भी बनाए गए थे। तो कई बार होता है कि वो क्रिस्टल्स ढंग से नहीं बनते, उन क्रिस्टल्स को भी, उनके भी जो वेट वगैरह था वो भी बढ़ गया था, क्योंकि उसको भी पिरामिड का वो दिया गया था कि ऊर्जा दी गई थी, और इससे भी जब वो वेट भी बढ़ गया उन क्रिस्टल्स का भी। और इससे हम ये, इसके अलावा और भी बहुत सारे अनुसंधान किए गए थे, जिसमें उन्होंने पाया कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है या कोई भी इस तरीके का जो मैटर होता है, उसको हम जल्दी प्रिजर्व कर सकते हैं। आजकल के समय में हम प्रिजर्वेशन के लिए फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक पिरामिड एक इस तरीके का नॉन इलेक्ट्रिसिटी की फ्रिज यूज किया जा सकता है। इस तरीके से आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दूध को प्रिजर्व कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीजें प्रिजर्व कर सकते हैं। आप अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो हमारी फल सब्जियां और आपके मसाले हैं, खाना है, आटा है, सब प्रिजर्व कर सकते हैं। और इसके अलावा जो डेथ डिकेइंग रेट, कोई भी लाइव प्लांट है, जैसे हम अपने घरों में पौधों को लगाते हैं, तो कभी कभी हम देखते हैं कि वो बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं, कभी कोई ना कोई कारणवश वो मुरझा जाते हैं। उनके उनके ऊपर भी अगर हम पिरामिड लगा दें, तो उनके जो एकदम से मुरझाना, उनकी भी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, सही रहेगी, वो भी अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, बढ़ पाएंगे। तो इसका मतलब ये अनुसंधान इसलिए ही नहीं किए गए थे कि हम ये देखें या वो करें, नहीं, इससे जो उसके फायदे हैं वो पता चले हमें, कि वो फायदे सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे प्लांट्स के लिए भी हैं, हमारे आसपास की जितने भी चीजें हैं उन सब के लिए भी हैं, और हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी है, और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भी है। यही, इसके अलावा भी और एक्सपेरिमेंट्स, अनुसंधान किए गए थे, जैसे रेजर ब्लेड हो गया, उनको पिरामिड के अंदर रखा गया, तो उनकी जो एज थी वो तीखे हो गए। आप नाइफ को रख सकते हैं, अपने चाकू को रख सकते हैं, या और भी बहुत सारी चीजें की, जैसे किरलिंग फोटोग्राफी करी गई थी, जो कि प्लांट को पिरामिड के अंदर रखा, और उनके जो लीव्स होती हैं वो कैसा शो होती हैं, तो ये भी हमें पता चला। और एनिमल यानी जो पशु हैं, मांसाहारी पशु भी वेजिटेरियन हो गए, शाकाहारी हो गए। ये ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी हैं जो हम आगे आपको बताएंगे। पानी का ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट हो गया, जो पिरामिडाइज्ड, जो हम जल होता है, जो पिरामिड के अंदर हम जल रखते हैं और उसके बाद उसे इस्तेमाल करते हैं, तो वो कितने अच्छी स्वास्थ्यवर्धक गुणों को रखता है। तो ये सारे अनुसंधान पहले भी, बहुत पहले हो चुके हैं। इनके बारे में भी हम विस्तार से आगे के एपिसोड्स में वर्णन करेंगे। तो ये हमारी पिरामिड वैली है जो बेंगलोर में है। तो कभी भी आपका मन हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, और इस पिरामिड वैली का, जो इस पिरामिड का है, की ऊर्जा का आनंद ले सकते हैं। आखिरी में ये ब्रह्म ऋषि पत्री जी का एक कोट है कि पिरामिड जो है वो हमारे बेकार की सोच को साइड कर देते हैं, चाहे वो दुनिया है, चाहे वो मनी है, चाहे वो पैसा है, या कुछ भी है, वो हमारे उन तुच्छ सोच को साइड कर देते हैं, और फिर हमारे अंदर एक आध्यात्मिकता का संचार करते हैं। और अगले एपिसोड में हम कुछ कन्वर्सेशंस के साथ मिलेंगे, कुछ बातचीत होगी क्वांटम लाइफ मास्टर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर ऊर्जा को, जो कि हमें बताएंगी आयुर्वेदा के में जो बहुत ही ज्यादा प्रचलित चीजें हैं, जैसे प्रकृति और दोष। हमारे शरीर, हमने ये तो देख लिया कि पिरामिड हमारे शरीर को, हमारे मन को कैसे सही रखता है, लेकिन वो शरीर बनता कैसे है, वो होता कैसे है, वो है क्या, हमारे शरीर में ऐसी क्या चीजें हैं। तो वो प्रकृति और दोषों के बारे में कुछ ज्ञान हमें आज देंगे। डॉक्टर ऊर्जा, प्लीज। थैंक यू सो मच ख्याति मैम। और जैसे कि मैम ने बताया कि आज हमारा 7वां एपिसोड है क्वांटम लाइफ का, तो आज के हम इस एपिसोड में हम बात करेंगे हमारे दोष और प्रकृति के बारे में। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूँगी।
आप में से कई लोगों ने ऐसा जो है प्रकृति और दोष के बारे में सुना होगा। तो आज हम जानते हैं कि वाक़ई असलियत में क्या है प्रकृति और क्या है दोष, ठीक है? तो सबसे पहले हम एक प्रीवियस जो हमारे एपिसोड्स हुए हैं, पहले के जो एपिसोड हुए हैं, उनका एक जल्दी से रीकैप ले लेते हैं कि हम पहले क्या-क्या बात कर चुके हैं। लास्ट एपिसोड में, बिल्कुल लास्ट एपिसोड में हमने बात करी थी योगा एंड मेडिटेशन की, और उससे पहले जो है हम बात कर चुके थे हमारे दिनचर्या के बारे में, और जो ब्रह्म मुहूर्त जागरण है उसके बारे में, पानी किस तरह से लेना है, अपने शरीर को कैसे साफ सुथरा रखना है, और डिकॉक्शंस यानी क्वाथ यानी कि जो चाय वगैरह के बारे में और काढ़ा के आदि के बारे में हमने जाना था, वो सब हमने प्रीवियस एपिसोड्स में जाना। तो आज हम क्या जानेंगे? आज हम जानेंगे प्रकृति और दोष के बारे में। तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो यूनिवर्स में, हमारी पृथ्वी पर, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब 5 एलिमेंट से बनी हैं, यानी कि पंच महाभूत से बनी हैं, जो है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो इस सब से ही हर चीज बनी है। हम लोग, आप मुझे देख रहे हैं जिस भी माध्यम से, लैपटॉप हो, फोन हो, या कोई पेड़ पौधे हैं, या जो कुछ भी आप अपने आसपास में देख सकते हैं, हम सब जो है पंच महाभूत का ही परिणाम है। तो इस तरह से जो हम लोग है, हमारा शरीर है वो भी जो है वो पंच महाभूत से बना है, यानी कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो जो हमारे 3 दोष हैं हमारे शरीर के अंदर, वो भी कहीं न कहीं इन पंच महाभूत से ही बने हैं। बस ये है कि कुछ जो दोष हैं उनमें कुछ एक महाभूत की जो है प्रधानता है, बाकी थोड़े कम मात्रा में है। तो इसी प्रकार से आज हम दोषों को जानेंगे। और दोष एक ऐसी चीज है जो आप, मतलब दोष सुन के ऐसा लगता है ना कि कोई कमी, जैसे दोष को हम अगर उसको लिटरल मतलब में देखेंगे तो ऐसा लगता है कमी। तो ऐसा नहीं है कि दोष का मतलब सिर्फ कमी या कुछ ऐसा, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट में। दोष अगर उनको बैलेंस रखा जाए, उनको सम अवस्था में रखा जाए, तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और यदि आपके शरीर में जो दोष हैं वो अगर उत्क्लेशित हो जाएं या वो सम मात्रा में ना रहे, तो वो आपके शरीर में जो है बीमारियों को ला सकते हैं। तो दोष जो हैं वो 3 हैं, वात, पित्त और कफ। तो वात दोष जो है, जैसा कि मैंने बिल्कुल शुरुआत में कहा कि हमारा जो शरीर है और हर चीज है वो हमारी जो है पंचमहाभूत से बनती है। तो जो वात है, वात दोष जो है मतलब डोमिनेंटली किससे बना है? मैंने जैसे कहा कि प्रधानता कुछ एक महाभूत की रहेगी, 1 या 2 महाभूत की, और बाकी सब भी वहां रहेंगे, पर प्रधानता जो वात दोष में है वो है हमारी वायु और आकाश की। तो वायु और आकाश से जो है वात बना है। उसके बाद हम बात करते हैं पित्त की। पित्त बना है अग्नि और जल से, और कफ जो है वो हमारा बना है जल और पृथ्वी से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वात, पित्त और कफ 3 प्रकार के दोष हैं। और जैसा कि इनके अंदर जो महाभूत हैं हमारे, उनकी प्रधानता है, तो उसी के अनुसार ही, उसी के अकॉर्डिंग ही इनके कर्म भी हैं। जैसे कि वात है, अब इसमें हल्की हल्की चीजें जैसे वायु है और आकाश है। तो ये जो है हमारी बॉडी में क्या काम रहता है वात का? वात जो है हमारे शरीर में चलत्व लाती है, यानी कि चलाना किसी चीज को। जैसे हमारी बाहर भी वायु चलती है तो पत्ते उड़ते हैं, या कुछ भी आप कैसे भी समझ सकते हैं इसको कि वो वात का जो काम है वो है चलाने का। वो आपका ब्लड सर्कुलेशन हो सकता है, यानी कि आपका रक्त वहन, यानी कि जैसे आपका खून जो है वो आपकी नाड़ियों में चलता है, तो वो भी, उसमें भी वात काम कर रहा है। साथ ही साथ में वात जो है वो आपके नर्वस सिस्टम में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और साथ ही साथ में आपकी कोई भी मूवमेंट हो, अंदर की चाहे बाहर की, आप चल रहे हैं या फिर आपके अंदर कोई फ्लूइड चल रहा है जैसे कि खून चल रहा है, या कोई भी मूवमेंट है, वहां पर वात ही उसका जिम्मेदार है। उसके बाद जैसे कि पित्त है, यानी कि पित्त बना हुआ है हमारा अग्नि और जल से। तो पित्त का मेन काम क्या होता है कि वो हमारे शरीर के अंदर पाचन क्रिया को
एक पाचन क्रिया कराता है, और साथ ही साथ में जो हमारे हार्मोन्स हैं और जो एंजाइम्स हैं, उन सबको रिलीज कराने का, उन सबको बाहर निकालने का काम पित्त का होता है। साथ ही साथ में ये डाइजेशन यानी कि हमारी जठराग्नि है, यानी कि जो हमारा पाचन तंत्र है, उसके अंदर बहुत ही सहायक रहता है पित्त। और साथ ही साथ में कफ जो है, कफ बना है जल और पृथ्वी से। तो जल और पृथ्वी से बना हुआ है, तो यानी कि उसमें एक स्थैर्य है, उसमें स्थिरता है। तो वो क्या काम करता है कि आपके शरीर में स्थिरता लाता है। और जैसे कि हम लोग ऐसे, हमारा स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल ऐसे कॉम्पैक्ट सा होता है, हम लोगों का शरीर जो है वो बिल्कुल स्थिर होता है, तो उसका कारण कफ है। और साथ ही साथ में कफ क्या करता है, स्थिरता तो लाता ही लाता है, साथ में एक लुब्रिकेशन का काम भी कफ का ही होता है। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे ये जनरल जनरल फंक्शन थे, अब हम बात कर लेते हैं कि वात, पित्त और कफ के कोशिका के स्तर पर क्या काम होते हैं। ये तीनों दोष कोशिका स्तर पर क्या काम करते हैं। जो वात है वो मैंने कहा कि मूवमेंट का काम करता है, यानी कि चलत तो वो है उसके अंदर। तो वो क्या करता है कि जो हमारे हमारे शरीर के लिए, हमारी कोशिकाओं के लिए जो जरूरी जरूरी तत्व हैं, यानी कि जरूरी जो है न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको तो अंदर रखता है। और जो वेस्ट है, यानी कि जो हमारे शरीर को जरूरत नहीं है, उनको बाहर निकाल फेंकता है। उसके बाद हम बात करते हैं पित्त की। पित्त क्या करता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि आपने खाना खाया तो वो खाना पचने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स है उनको शरीर में, मतलब डाइजेशन के बाद, मान यानी कि पाचन होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि जो आवश्यक तत्व हैं हमारे भोजन में से, उसको रख करके शरीर में, और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। उसके बाद बात आती है हमारे कफ की। कफ का, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो है कि स्थिरता है शरीर में, वो कफ के कारण है। तो इसी तरह से जो कोशिका का जो उसका स्ट्रक्चर है, यानी कि उस सेल का जो यानी कि आप देख रहे हैं किसी चीज को, उसकी शेप जो है वो किस कारण से, उसकी शेप, उसकी स्थिरता, उसका जुड़ाव, वो कफ के कारण ही है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पाचन तंत्र में ये तीनों दोष किस तरह से काम करते हैं। आप देखिए कि जब भी हम कुछ खाना खाते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो भी खाना लेते हैं उसको पहले अच्छे से चबाते हैं। चबाने के बाद उसे निगलते हैं, और उसके बाद वो नीचे पाचन तंत्र में जा करके उसके अंदर जो भी क्रिया होती है, यानी कि एसिड का उसके साथ मिलना, और उसके बाद उसमें से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र धातुओं का बनना। तो ये सब, मतलब पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा और उसको निगलना पड़ेगा। तो जो ये खाने का, मतलब चबाने का और निगलने का काम है, ये है काम वात का। वात हमें कहाँ सहायता करती है कि आप अपना जो भोजन है उसे अच्छे से चबा पाएं और उससे अच्छे से निगल पाएं। ये काम जो है वात करती है। और साथ ही साथ में जो जरूरी तत्व हैं उसमें से, उनको भी हमारे जो है रक्त के साथ मिला देती है, उसको एसिमुलेट, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है वात। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो हमें नहीं चाहिए, उसको वो बाहर निकालने का काम करता है। उसके बाद हम पित्त की बात करते हैं। तो पित्त, सबसे बड़ा पित्त का रोल कहाँ है कि जो आपका खाने का पचाने का जो कार्य है, वो सबसे आवश्यक चीज है उसके लिए पित्त। अगर पित्त आपकी मंद होगी, अगर आपकी पित्त का क्षय हो जाता है, तो आपका खाना जो है वो अच्छे से पच नहीं पाएगा। और अति हो जाएगी पित्त की, या किसी भी दोष का अति मात्रा में हो जाए या फिर क्षय हो जाए, तो आपके शरीर में जो है वहां पर व्याधियां आना शुरू हो जाएगी, बीमारी आना शुरू हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि दोष हमेशा सम मात्रा में रहने चाहिए। हमें भोजन इस प्रकार से करना चाहिए, हमारा जो दिनचर्या है वो इस प्रकार से होनी चाहिए, जहां पर तीनों के तीनों दोष जो हैं वो सम मात्रा में रहे, ना तो किसी का क्षय हो, ना ही कोई अति मात्रा में बढ़ जाए। उसके बाद जो हमारे कफ की बात करते हैं हमारे पाचन तंत्र में, तो जो भी लुब्रिकेशन का काम होता है, जहां भी कोई सिक्रीशन है, तो वो कफ का काम है कि वो उसके साथ मिलकर के, और जो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, यानी कि हमारा पेट है और हमारे जो भी पाचन तंत्र में जो भी ऑर्गन लगते हैं, उन सब की रक्षा जो है वो कफ करता है। तो इस प्रकार से जो हमारे पाचन तंत्र में हमने बात करी, हमारे कोशिका स्तर पर हमने बात करी कि किस प्रकार से वात, पित्त, कफ जो है सहायक रहते हैं हमारे शरीर में।
अब हम बात करेंगे कि मानसिक स्तर पर, माइंड लेवल पर कैसे कैसे किस तरह से ये तीनों जो दोष हैं ये सहायक होते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि जब भी आप कोई चीज आप पढ़ते हैं या देखते हैं, समझते हैं, तो जैसे अब मेरे पास सपोज ये पेन है, तो मैंने ये पेन को देखा और ये मेरी मेमोरी में रह गया। मैंने इसको देख के समझा, धीरे धीरे स्मृति, तीन चीजें होती है ना। तो पहले मैंने इस पेन को देखा, समझा कि ये पेन है, ठीक है, और उसके बाद मैंने स्टोर कर लिया अपने दिमाग में कि ये पेन है और ये इस कलर का पेन मैंने इस पर्टिकुलर जगह पर देखा था। तो जो नेक्स्ट टाइम जब मुझे ये पेन दिखाई देगा तो मुझे यही याद आएगा कि लास्ट टाइम मैंने वहां पर देखा था और ये इसी कलर का, ये वही पेन है। तो ये जो पुरानी मेमोरी में से आपको याद दिलाने का काम है कि ये मैंने ऐसा वहां देखा था, ये काम है वात का। और जो आपने अब देखा और इसको समझा, एक डिसीजन निकाल लिया, एक कंक्लूजन निकाल लिया, ये काम है पित्त का, कि ये पेन है, येलो कलर का है, पीले रंग का है, तो ये पेन है, ये आपने जो समझा ये पित्त का काम है। उसके बाद आपने अपनी जो स्मृति में आपने अपने मतलब स्टोर कर लिया ना अपने दिमाग में कि मैंने ये पेन यहाँ देखा था, तो ये काम है वात का। और जो मैंने जिस धैर्य से इसको देखा कि ये पेन है, यहाँ है, और ये जो धैर्य है, ये जो कंसंट्रेशन है, एकाग्रता है मेरे मन की और मेरे दिमाग की जो एकाग्रता है, ये आती है कफ से। तो ये वात, पित्त और कफ इस प्रकार से हमारे जो है मानसिक स्तर पर काम करते हैं किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। कि मैंने जो है कि पुरानी यादाश्त में से किसी चीज को निकाल के लाना, वो वात का काम है। किसी चीज को देखना और उसमें से एक कंक्लूजन निकालना, ये पित्त का कार्य है। और जिस धैर्य से और जिस एकाग्रता से हमने इसको देखा और समझा, वो काम हमारे पित्त, सॉरी, कफ का है। और जैसे हम इनको इस तरह से नहीं कह सकते कि ये जो तीन दोष हैं ये कोई सब्सटेंस है या कोई एक चीज है। नहीं, ये एनर्जी है, ये ऊर्जा है आपके शरीर के अंदर, तीन तरह से आप कह सकते हैं। तो हम इसको ऐसा नहीं कह सकते कि जो पित्त है वो जठराग्नि ही है या बाइल ही है, या जो हमारा कफ है वो म्यूकस है, यानी कि हमारे जो चिपचिपापन है हमारे अंदर, वो ऐसा इस तरह से हम इसको नहीं कह सकते। तो ये तीनों क्या है कि ये तीनों फोर्सेस हैं। जैसे कि वात में आप देखेंगे तो वात का गुण होता है रूक्ष, रूखा रूखा सा। जहाँ पे आप देखिए जब भी आप बाहर जाते हैं सर्दी के टाइम में, तो आपकी जो स्किन है, आपकी जो त्वचा है, वो रूखी रूखी हो जाती है, कारण कि वो एक रुक्षता है उस गुण में, उसका गुण है रुक्षता का। और जो पित्त है, इसका जो मेन गुण कह सकते हैं हम, वो है उष्णता। उष्णता होगी, तीक्ष्णता होगी, तभी तो हमारा पाचन जो तंत्र है वो अच्छे से काम कर पाएगा, हमारा भोजन अच्छे से पच पाएगा। और जो कफ है उसमें एक गुण होता है शीत का, स्थिरता का। और यदि हमारे अंदर ये गुण नहीं होंगे, स्थिरता नहीं होगी, तो मुझे लगता है कि कोई भी काम अच्छे से हो नहीं पाएगा। तो इस तरह से जो है हमारी ये तीन दोषों के बारे में हमने बात करी। अब हम आगे चल कर के प्रकृति की बात करेंगे। प्रकृति ऐसी चीज है कि आजकल हम लोग सुनने में आ रहा है कि प्रकृति होती है कोई शरीर की। काफी लोग मुझसे पूछते भी हैं कि आप बताइए मेरे शरीर की क्या प्रकृति है। तो आज के जो सेशन में हम बात करेंगे, वो हम बात करेंगे कि कितने प्रकार की प्रकृति होती है, उनके कैसे कैसे लक्षण होते हैं, और जो हाँ अपनी खुद की प्रकृति को जानना, वो हम आगे के सेशन में भी सीखेंगे कि आप अपनी प्रकृति खुद जान सकते हैं कि मेरी प्रकृति क्या हो सकती है, मेरे शरीर के लिए क्या अच्छा भोजन हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। क्योंकि हम बात करते हैं ना आयुर्वेद में कि प्रकृति के अनुसार ही किसी भी व्यक्ति को खाना पीना चाहिए, आहार विहार प्रकृति अनुसार होना चाहिए। तो वो हम अपनी प्रकृति कैसे जान सकते हैं, वो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में जानेंगे। पर आज जो है हम बात करेंगे कि प्रकृति कितने प्रकार की होती है और उनके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो उससे क्या है कि आपकी कहीं ना कहीं जो है एक एस्टिमेट आप लगा पाएंगे कि मेरी शरीर की क्या प्रकृति हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रकृति कितने प्रकार की होती है। प्रकृति 8 प्रकार की होती है। पहली वात, पित्त और कफ, यानी कि जो तीन दोषों की हमने बात करी, वो तीन टाइप्स हमारे प्रकृति के होते हैं, वात, पित्त और कफ। उसके बाद आती है द्वंद्वज, यानी कि दो दो,
दो मिली हुई प्रकृति, दो दोषों से मिलकर जो बनी हुई प्रकृति। आजकल के समय में हम में से लगभग लगभग लोग द्वंद्वज में आते हैं, यानी कि दो दोषों से मिलकर के हमारा शरीर बनता है, कईयों का तीन से मिलकर यानी कि सनिपातज भी होता है। तो आजकल के जीवन में जैसा हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं और उन सब में मुझे देख करके लगता है कि सिर्फ एक प्योर एक प्रकृति का होना बड़ा मुश्किल है। और जिनकी एक सिर्फ और सिर्फ एक दोष वाली प्रकृति है तो वो मुझे लगता है कि काफ़ी लकी हैं, और जैसे भी उनको कोई अंदर कुछ गड़बड़ हो या कोई व्याधि आ जाए तो इमीडिएटली पता है कि अगर मेरी वात प्रकृति है तो मुझे वात को पकड़ना है बस। वात मेरा सुधर गया तो सब सुधर जाएगा। पर जहाँ पर दो द्वंद्वज है, जो जहाँ दो दो दोष काम कर रहे हैं या तीन तीन दोष काम कर रहे हैं, तो वहाँ थोड़ी कठिनाई होती है। पर उसका भी है ट्रीटमेंट हर जगह पर। और जो तीन चीजों के बारे में बात करी हमने, वात पित्त और कफ, उसके बाद द्वंद्वज यानी कि दो दोषों से मिलकर बनी हुई प्रकृति यानी कि वात पित्त, वात कफ और पित्त कफ। तो और इसके बाद तीन दोषों से मिलकर बनी हुई यानी कि वात पित्त और कफ। और लास्ट में जो प्रकृति आती है वो है सम, यानी कि सभी दोष उसके अंदर बैलेंस रहते हैं। तो उसके अंदर जो है व्याधि होने के चांसेस, व्याधि होने के बिल्कुल जो मिनिमम चांसेस हो जाते हैं जिसमें सम प्रकृति हो। तो हम बात करेंगे सबसे पहले वात प्रकृति के कैसे लक्षण हो सकते हैं। आप जनरली आपने देखा होगा कि कुछ लोग बिल्कुल लीन एंड थीन, मतलब बिल्कुल पतले दुबले से होते हैं, और जब वो चलते हैं तो उनमें जैसे जॉइंट्स में आवाज आना, क्रैकिंग आवाज आती है। तो इस तरह से वो आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये बात प्रकृति का हो सकता है। यानी कि जो बिल्कुल, क्योंकि रूक्षता एक गुण है ना बात का, तो रूक्षता, खरता, ये सब गुण है बात के। तो जहाँ पर आप किसी व्यक्ति को देखते हैं जो बहुत ही दुबला पतला है और जिसकी ऐसी हड्डियां आपको दिख रही हो स्किन के अंदर से, और जो चलते वक्त जिसके जॉइंट्स में से आवाज आए, क्रैकिंग साउंड आए, तो वो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें वात ज्यादा है, वात ज्यादा अमाउंट में है, या इसकी प्रकृति वातज के आसपास, मतलब वातज है, साथ में कोई और दोष भी हो सकता है। तो इस प्रकार से सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि दिखने में दुबला पतला दिखेगा जो प्योर वात व्यक्ति होगा। और उसके बाद जैसे रूक्षता करता है तो इनके जो स्किन है यानी कि त्वचा है उसमें भी बड़ा रूखापन सा आपको दिखेगा, और इनकी जो स्किन है यानी कि त्वचा और होंठ वगैरह बड़ी जल्दी जल्दी फट जाते हैं। तो ऐसे जो वात प्रकृति वाले व्यक्तियों की जो स्किन है, त्वचा है, बड़ी पतली सी होगी और बड़ी जल्दी फट जाती है और बड़ी रूक्षता रहती है उसमें। उसके बाद बात करते हैं कि वात प्रकृति के जो लोग होते हैं उनके बाल किस तरह से होते हैं। तो आपको बाल भी ना वात प्रकृति के लोगों के बिल्कुल पतले से और बिल्कुल रूखे रूखे से दिखेंगे, और साथ में कर्ल्स होंगी यानी कि घुंघराले से बाल दिखेंगे आपको वात प्रकृति वालों में। और वात प्रकृति के लोग क्या हैं, जल्दी से जो है वो ठंड उनको जल्दी लगती है, कारण कि उसमें पुअर सर्कुलेशन के कारण जो है उनको ठंड बड़ी जल्दी लग जाती है। और जो है उनका जो स्किन है यानी कि त्वचा पे आप जब कभी टच करेंगे तो आपको वो ऐसे लगेगा कि शीतलता है, इसमें कहीं ना कहीं ठंडक है उसमें, त्वचा में। तो ये भी एक गुण है वात प्रकृति का, यानी कि रूक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म। तो इस चलत्व की बात करी थी हमने, तो इस तरह से ये जो है वात के गुण हैं। और जो वात प्रकृति के लोग हैं उनको पसीना भी थोड़ा कम आता है। जैसे कि हम आगे पित्त प्रकृति की बात करेंगे तो उनको बहुत एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, यानी कि जिसमें एक्सेसिव स्वेटिंग हो तो उसमें हम समझ सकते हैं कि वो पित्त प्रकृति का हो सकता है। और इसी प्रकार से जो वात वाले हैं उनको पसीना काफी कम आता है, और साथ ही साथ में जो इनका खाने का यानी कि जो इनका भोजन है वो बड़ा रूखा सूखा सा पसंद करते हैं, या कम कम मात्रा में, या फिर इरेगुलर है कि कभी खा लिया कभी नहीं खाया, कभी कम खा लिया कभी ज्यादा खा लिया, यानी कि एक फिक्स नहीं है, इरेगुलरिटी है भोजन के पैटर्न्स में, यानी कि जो ईटिंग हैबिट्स है उसमें एक इरेगुलरिटी है। तो एक तो
इर्रेगुलर हैबिट्स के कारण, इर्रेगुलर ईटिंग हैबिट्स के कारण, और साथ ही साथ में प्रकृति भी वात है। तो ज़्यादातर जो वात प्रकृति के लोग हैं, इन्हें कॉन्स्टिपेशन रहती ही रहती है, यानी कि कब्जी रहती ही रहती है वात प्रकृति के लोगों में। यानी कि मतलब अधिकतर लोगों में पाया गया है कि जो वात प्रकृति के लोग होते हैं, उनमें कब्जी की शिकायत रहती ही रहती है। साथ ही साथ में जो वात प्रकृति के लोग हैं, इनको रात को सोने में भी बड़ी समस्या होती है। दिन में तो हम बात ही नहीं कर रहे कि रात में ही नींद प्रॉपरली नहीं आ पाती है, मतलब बहुत देर बाद, जैसे लेट गए बेड पर जाकर के, पर उसके भी बहुत देर बाद नींद आ रही है। तो ये सब लक्षण अगर आपको लगता है कि आप में है, तो कहीं न कहीं आपकी जो है प्रकृति वो वात हो सकती है। अब हम बात करेंगे जो प्योर पित्तज प्रकृति के लोग होते हैं, पित्त वाले लोग होते हैं, तो इनमें क्या है कि एक जो सबसे पहले आपको दिखेगा ना, तो पित्त प्रकृति वाले बहुत ज़्यादा आपको ऐसे मीडियम से होते हैं, बहुत लंबे नहीं मिलेंगे, बहुत छोटे नहीं मिलेंगे, मतलब हाइट में। और जो वात प्रकृति के हैं वो ऐसे ही होते हैं, या तो बहुत ही लंबे मिलेंगे, एक्सट्रीम लंबे, या एक्सट्रीम छोटी हाइट के। तो पित्त वाले क्या हैं, वो मीडियम से हैं, ना तो बहुत अधिक लंबे हैं, ना अधिक छोटे हैं। तो और सबसे जो इनका एक मोस्ट जो कॉमनली सीन आसानी जो ज़्यादातर देखा जाता है एक लक्षण, वो ये है कि इनमें ना इंटेंसिटी बहुत होती है पित्त के लोगों में, पित्त प्रकृति के लोगों में। और जैसे कि जो इरिटेबिलिटी है, साथ ही साथ में गुस्सा सा रहता है पित्त प्रकृति वाले लोगों को। और जो आप इनकी स्किन देखेंगे, यानी कि त्वचा देखेंगे, वो हल्के रंग की रहती है, मतलब हल्का रंग, यानी कि गोरापन ज़्यादा रहता है कि पित्त प्रकृति वाले लोगों में। साथ ही साथ में आपको आपने कुछ लोग देखे होंगे जो बिल्कुल गोरे से होते हैं, यानी कि लाइट कलर स्किन होती है जिनकी, और वो एकदम धूप में जाते ही लाल हो जाते हैं। यानी कि आप देखोगे उनके यहाँ से गाल पे रेडिशनेस आ जाएगी, लाल-लाल हो जाएँगे, या फिर आप देखेंगे कि ज़्यादा एक्सरसाइज़ कर लें तब भी वो लाली-सी रह जाती है। तो वो जो है पित्त प्रकृति का एक लक्षण है। और पित्त प्रकृति के लोग ऐसे हैं कि जैसे धूप में जाएँगे तो सनबर्न बड़ी जल्दी हो जाता है। स्किन पर सनबर्न बहुत ईज़िली हो जाता है, और जो पित्त प्रकृति के लोग हैं ना, उनके चेहरे पे, उनकी स्किन पे आपको मोल्स जो होते हैं ना, यानी कि तिल बहुत अधिक मात्रा में मिलेंगे आपको। और जो उनके बाल होते हैं वो जनरली स्ट्रेट होते हैं और लाइट इन कलर, यानी कि पूरे ब्लैकिश हम नहीं मानेंगे कि पूरे ब्लैक कलर के आपको पित्त प्रकृति में मिलेंगे। कहीं न कहीं लाइट टोन आपको हेयर में मिलेगा और बिल्कुल स्ट्रेट होंगे। जैसे कि वात प्रकृति में मैंने बात करी थी कि उनके जो बाल हैं वो बड़े पतले से और कर्ली होते हैं, यानी कि घुंघराले से होते हैं। पर जो पित्त प्रकृति के लोग हैं, इनके हेयर बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। और हमने पहले ही बात करी थी कि पित्त प्रकृति के लोगों को पसीना एक्सेस आता है। बहुत ज़्यादा पित्त आता है, सॉरी, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, क्योंकि पित्त प्रकृति है तो गर्माहट है, या बने ही अग्नि तत्व से हैं, यानी कि अधिकतर जो है उनमें अग्नि तत्व है, तो पसीना आना, गर्मी लगना, ये तो बिल्कुल एक कहते हैं ना कि ये होना ही होना है, ये कॉमन सा उनका एक लक्षण है। तो और उसके बाद हमने बात करी थी कि खाने की, यानी कि उनके वात प्रकृति के जो हैं वो इर्रेगुलर हैबिट्स हैं, मतलब प्रॉपरली खाना नहीं खाएँगे, और साथ ही साथ में उनको जो कब्ज़े की बहुत शिकायत रहती है। तो पित्त प्रकृति में ऐसा नहीं है, पित्त प्रकृति वाले लोगों को भूख अच्छी लगती है, उनके खाने की हैबिट्स भी अच्छी रहती हैं, और उनको ऐसी कोई कॉन्स्टिपेशन वाली कोई दिक्कत नहीं रहती है जनरली। अब हम बात करते हैं कफ प्रकृति। कफ प्रकृति में क्या है कि आप देखेंगे कि इनका शरीर थोड़ा भारी सा होता है। कफ प्रकृति में कफ ज़्यादा है, क्योंकि पृथ्वी और जल गुण ज़्यादा है, इसलिए जो है भारीपन रहता है उनके शरीर में, एक स्थिरता रहती है कफ में, कफ प्रकृति वाले लोगों में। और अगर वो ज़्यादा ना भी खाएँ, पर एक्सरसाइज़ ना करें, तो भी वो जो है कहते हैं ना, उनमें एक मोटापे की शिकायत ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो कफ प्रकृति के बने हुए हैं, पृथ्वी और जल गुण से बने हुए हैं। तो अगर कफ प्रकृति के लोग बहुत ओवर ईटिंग ना करें, बहुत ज़्यादा मात्रा में ना खाएँ, और एक्सरसाइज़ रेगुलरली करते रहें, तो वो अपने आप को बिल्कुल जो है स्वस्थ रख सकते हैं। और जो कफ प्रकृति के लोग हैं, उन्हें नींद बड़े अच्छे से आती है, और ऐसा नींद आने में कोई दिक्कत नहीं होती है, और हो सकता है कि कफ प्रकृति के व्यक्ति जो हैं एक्सेस सोएँ। यदि आपके घर में आपको ऐसा लगता है कि घर में कोई बच्चा या कोई बड़ा भी
बहुत ज़्यादा सो रहा है कि मतलब 8 घंटे की नींद है, उसके बाद भी उनकी टेंडेंसी है कि वो और सो सकते हैं, या कोई ओवर स्लीपिंग करता है, तो वहाँ कहीं न कहीं आप समझ सकते हैं कि ये कफ प्रकृति के लोग हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि कफ प्रकृति के लोग क्या हैं कि वो बिल्कुल स्थिर से होते हैं और उनका हर काम में आपको थोड़ा-सा धैर्य दिखेगा, मतलब धीरे-धीरे करेंगे जो काम करेंगे। वात प्रकृति में आप देखोगे ना, वो फटाफट चलेंगे, उनकी चलने में भी फटाफट और उनके काम करने में भी एक जल्दी सी रहती है। पर कफ प्रकृति के लोग क्या करेंगे, बड़े आराम-आराम से काम करेंगे, आराम से समझेंगे। और याद करने की चीज़ पे कहूँ कि जैसे कोई स्टूडेंट है, तो वात प्रकृति के लोग क्या, उनको बड़ी जल्दी याद हो जाता है कोई भी चीज़ हो। जैसे कुछ पढ़ रहे हैं, बड़ी जल्दी याद होगा और भूलेंगे भी वो बड़ी जल्दी। पर कफ प्रकृति के लोगों की क्या विशेषता है कि वो आराम से पढ़ेंगे, धैर्य से पढ़ेंगे, पर उनको लंबे समय तक याद रहेगा। साथ ही साथ में जो कफ प्रकृति के लोग हैं, इनको कोई भी काम करने के लिए एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि धैर्य ज़्यादा है ना शरीर के अंदर, तो उसके लिए उनको एक मोटिवेशन की और एक कहते हैं ना कि पुश करने की ज़रूरत रहती है कि कोई बात नहीं, आप करो अच्छे से, तो एक मोटिवेशन की हमेशा ज़रूरत रहती है। तो इस तरह से हमने वात, पित्त और कफ की बात करी। अब हम जो हमारी द्वंद्वज प्रकृति है या सनिपातज प्रकृति है, यानी कि वात पित्त, वात कफ और पित्त कफ और वात पित्त कफ, तो इनमें क्या है कि इनके मिले-जुले लक्षण होंगे। अगर आपको लगता है कि जैसे वात प्रकृति के लक्षण मुझ में ज़्यादा हैं और साथ में मेरे को लगता है कि पित्त प्रकृति के भी हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति की जो है जो प्रकृति है वो वात-पित्त हो सकती है, कि वात के लक्षण ज़्यादा हैं, पित्त के थोड़े कम हैं, पर हैं। तो इस तरह से हम अपना जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को देख करके, लक्षणों को देख करके अपनी प्रकृति समझ सकते हैं। और बैलेंस्ड मुझे लगता है कि जो सम प्रकृति है वो अभी आजकल के टाइम में मिलनी मुश्किल है। पर फिर भी अगर आपको लगता है कि तीनों बराबर हैं, कोई आपको व्याधि नहीं है, किसी प्रकार का कोई आलस्य, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है आपके शरीर में, तो हो सकता है कि सम में भी हो, पर ये बहुत मुश्किल रहता है कि आपको सम प्रकृति मिले। तो इसी के साथ मैं अपना जो आज का सेशन है इसे पूर्ण विराम देना चाहूँगी, एक डॉक्टर रॉबर्ट ई. सोबोधा की एक कोट के साथ। डॉक्टर रॉबर्ट ई. सोबोधा कहते हैं कि आयुर्वेदा एड्रेसेस एवरीथिंग दैट मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग। यानी कि आयुर्वेदा में वो हर चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी को स्वर्ग बना सकती है, उसको जीने के लायक बना सकती है। वो हम देख ही रहे हैं हमारे क्वांटम लाइफ की सीरीज़ में। हम देखते हैं कि दिनचर्या के बारे में बात करी, यदि आपका दिनचर्या अच्छा है और आपका क्लेंजिंग का मेथड अच्छा है, हर चीज़ आपकी अच्छी है, तो आपको व्याधि होगी ही नहीं। तो आप दिन आयुर्वेदा में सिर्फ़ ये नहीं है कि आपको कोई भी व्याधि हुई है तो उसकी दवाई के बारे में बता दिया गया या इस प्रकार से कुछ भी। आयुर्वेदा में हर वो चीज़ है, आपकी दिनचर्या से लेकर आपके सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक में आपको क्या-क्या चाहिए, और यदि आपको कोई व्याधि होती है तो उसका आपने ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो आयुर्वेदा में हर वो चीज़ है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम भारतीय हैं, तो ये हमारा अपना खुद का इंडियन कल्चर सिस्टम है, हमारी खुद की मेडिसिन सिस्टम है। तो ये तो हमारा एक फ़र्ज़ भी है और हमारी ड्यूटी भी है कि हम जो है आयुर्वेदा को अपनाएँ और अपने आप को स्वस्थ रख सकें। क्योंकि आयुर्वेद का जो प्रयोजन है वो भी यही है कि स्वस्थता को बनाए रखना और रोगी का जो है उपचार करना। तो इसी के साथ मैं अपने आज के सेशन को पूर्ण विराम देना चाहूँगी और मैं बुलाना चाहूँगी हमारे डॉक्टर ख्याति को कि वो आएँ और हमें थोड़ा-सा जो हमारा क्वांटम लाइफ़ का तीसरा पिलर है, क्वांटम, उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी दें, ताकि हम सब जो पिरामिड और आयुर्वेदा को अब जान चुके हैं, हम क्वांटम को जान करके अपने तीनों पिलर्स आज पूरे करें। प्लीज़। थैंक यू डॉक्टर ऊर्जा, बहुत ही विस्तृत वर्णन किया आपने प्रकृति और दोषा का। तो प्रकृति और दोषा आयुर्वेद का तो काफ़ी उसमें विस्तार पूर्वक वर्णन है। लेकिन क्वांटम फिज़िक्स, इसमें भी क्या प्रकृति और दोषा के बारे में कुछ है? बिल्कुल है। और ये बात तो जब मैंने पहली बार इस चीज़ को जाना था तो मेरे को बहुत अजीब लगा था कि ऐसा कैसे हो सकता है? फिर मैंने समझा कि नहीं, ऐसा नहीं होता। आयुर्वेद और क्वांटम फिज़िक्स ये दोनों एक साथ काम करते हैं। पदार्थ विज्ञान जो आयुर्वेद में है, वो क्वांटम फिज़िक्स ही तो है, वो और क्या है। तो जो पूरी
हर जगह की मतलब हमारी आयुर्वेद में चेतना बहुत ज्यादा हम उसको रखते हैं, चेतना सर्वोपरि है, यानी आत्मा सर्वोपरि है, वही सब कुछ निर्णय लेती है। तो वही चीज क्वांटम फिजिक्स में बोली गई है कि कॉन्शियसनेस इज ग्राउंड ऑफ ऑल बीइंग्स, वही सबका आधार है, वही सब जीवों का आधार है। तो बस शायद लैंग्वेजेस, भाषाएं बदल गई, पर बात तो वही है, सिद्धांत तो वही है। तो इसके लिए क्वांटम लाइफ के 7वें एपिसोड में जो उसमें हम क्वांटम को और ज्यादा विस्तृत कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो हम पहले पिछले के कुछ चीजों को जानेंगे कि वो क्या था क्या नहीं था। जैसे कि हम जानते ही हैं कि क्वांटम जो है वो सबसे छोटी इकाई होती है ऊर्जा की, और इसी छोटी छोटी क्वांटा से या क्वांटम से ही पूरा ब्रह्मांड रचित है। हम सिर्फ ये भौतिक शरीर नहीं है, हम ऊर्जा है, हमारे अंदर भी एक ऊर्जा है, और हम हमारे पीछे भी 4 और शरीर हैं। सिर्फ ये भौतिक शरीर तो सिर्फ दिखता है। पिछले एपिसोड्स में हमने 5 बॉडीज के बारे में भी जाना था, जो 5 शरीर है कॉन्शियसनेस के या चेतना के, उनके बारे में जाना है। और क्वांटम सेल्फ क्या है, जो 5वीं बॉडी है, जो आनंदमय कोश है, जो ब्लिस बॉडी है, बिल्कुल लिमिटलेस है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो कहीं पे भी बिना समय के, बिना किसी स्पेस और टाइम के वो कहीं पे भी जा सकती है। वो चीज भी हमने जानी है कि वो क्यों आनंदमय कोश है। क्यों? क्योंकि वहां पे सब कुछ, सारा ज्ञान है, और वो बस वहां पे आप सब आनंद ही अनुभव कर सकते हैं। और फिजिकल और वाइटल बॉडी का जो एक संबंध है, वो भी हमने जाना कि वो कैसे, फिजिकल और वाइटल बॉडी में क्या संबंध है और क्यों वो इतना जरूरी है। क्वांटम एनर्जी के बारे में हमने और भी चीजें विस्तृत वर्णन में की कि वो किचन में भी इस्तेमाल हो सकती है, वो हर कण कण में ऊर्जा बसी हुई है। और मेडिटेशन, जो ध्यान है, वो कैसे हमारे शरीर को पे प्रभाव डालता है। ये जो क्वांटम एनर्जी है, जब हम ध्यान करते हैं तो क्या होता है, तो हम हमारे चक्रास को एक्टिवेट करते हैं, हमारे थर्ड आई को एक्टिवेट करते हैं। वो क्यों करते हैं? ताकि हमारी आत्मा का विकास हो। और इसी ध्यान से ही हम ब्रह्मांड के बहुत रहस्यों को जानते हैं, समझते भी हैं। हम अपने बारे में एटलीस्ट अपनी आत्मा का ज्ञान तो कर ही सकते हैं। आज जो हम जानेंगे प्रकृति और दोष क्वांटम के अनुसार, जो अभी आपको डॉक्टर ऊर्जा ने बताया कि आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष हैं, और जो हमारी 8 प्रकृतियां हैं वो उन दोषों से ही मिलके बनी है। तो वो उसका जो क्वांटम का सिद्धांत है कि क्वांटम में उसको कैसे बताया गया है, तो डॉक्टर अमित गोस्वामी ने अपनी इस पुस्तक में क्वांटम डॉक्टर में इसको काफी विस्तार से आयुर्वेदा के रूप में ही वर्णन किया, लेकिन उसमें कुछ क्वांटम की चीजें ऐसे जोड़ी जो बिल्कुल मेल खाती हैं उन्हीं आयुर्वेदा के सिद्धांतों से, और इसी से हमारे शरीर बनता है। तो जैसे क्वांटम फिजिक्स की भी बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि हमारे 5 बॉडीज, 5 शरीर होते हैं, चेतना के 5 शरीर, जिनको हम 5 कोशों से भी संबंधित रखते हैं, करते हैं। तो फिजिकल, वाइटल, मेंटल, सुप्रामेंटल और ब्लिस बॉडी होती है। तो इसी तरीके से हमारा अन्नमय कोश, हमारा प्राणमय कोश, हमारा मनोमय कोश, फिर हमारा ज्ञानमय कोश, और फिर हमारा आनंदमय कोश। तो ब्लिस बॉडी बिल्कुल आनंद है की जगह है, आनंदमय है। और सुप्रामेंटल जो इंटेलेक्ट है, वो ज्ञान है, वहां संपूर्ण हर चीज का ज्ञान है। मेंटल यानी मनोमय, वहां पे सारे हमारे जो मन में चीजें चलती हैं वो सब है। और वाइटल जो हमारा प्राण है, वाइटल एनर्जी क्या है, वो है हमारे प्राण शक्ति। हमारे अंदर कोई प्राण है तो वो क्यों चल रहा है, वो इसलिए क्योंकि हमारे अंदर एक वाइटल एनर्जी है, एक प्राणमय कोश है। और उसी प्राणमय कोश से आगे बनता आता है अन्नमय कोश, जो हमारा ये भौतिक शरीर है, जिसको हम कोई एक्टिविटी करते हैं, जिसको चलाने के लिए, जिसके सर्वाइवल के लिए हमें खाने पीने की, हर चीज की, स्वस्थ रहने की बहुत जरूरत होती है। क्योंकि ये जो भौतिक शरीर है, ये नश्वर है, ये नष्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन ये भौतिक शरीर बनता कैसे है? चेतना, कॉन्शियसनेस या चेतना निर्णय लेती है कि उसे कौन सा भौतिक शरीर चाहिए, वो कैसा अनुभव लेना चाहती है। और ऐसा वो उस समय पे जीवात्मा जगत में जब वो होती है, तब वो ये चीज निर्णय लेती है। क्यों लेती है? आत्मा के विकास के लिए। और जब वो ऐसा निर्णय लेती है, तो वो अपने पुराने जन्मों को भी देखती है कि मेरे पुराने जन्म क्या थे, मुझे कौन कौन से कर्मों को इस समय पे
करना है, सही करना है। तो जब ये भौतिक रूप से धरती पे आने के लिए वो थोड़ा प्रोसेस रहता है, उसी निर्णय को, वो कर्मों को देख के और अपने इच्छा अनुसार कि उसे कौन से अनुभव लेने, क्योंकि आत्मा अकेले कोई अनुभव नहीं ले सकती। आत्मा को अनुभव लेने के लिए एक शरीर की जरूरत है, और वो खुद ये निर्णय लेगी कि मैं किस तरीके के शरीर में जाऊंगी। तो जब ये सब निर्णय लेके वो नीचे आती है, तो वो ऐसे नहीं है कि सीधा सीधा भौतिक शरीर में आ गई, नहीं। तो पहले वो ब्लिस बॉडी, पांचवी बॉडी में यानी आनंदमय कोश में जाती है। उसके बाद वो सुप्रामेंटल इंटेलेक्ट यानी ज्ञानमय कोश में। ये सुप्रामेंटल जो बॉडी होती है, जिसमें सब कुछ, सारा ज्ञान होता है, हर चीज का, रोग का भी ज्ञान होता है, हमारे सारे जो हमारी ऑर्गन्स है, टिश्यूज है, सब उनके फंक्शंस का भी होता है, और खाने पीने हर चीज का ज्ञान होता है, स्वस्थता का भी ज्ञान होता है, हर चीज का ज्ञान होता है, और वो उनमें से कुछ ना कुछ उठा लेती है, और उसके बाद वो आगे जाती है। फिर वो मनोमय कोश तक जाती है, वो मनोमय कोश में वो चीजें और अच्छे से बनती है। फिर वो प्राणमय कोश में जाती है, जो यानी वाइटल बॉडी में जाती है। और वाइटल बॉडी क्या है, वो ब्लूप्रिंट्स बनाता है। कोई भी, हम आज अगर मैं कहूँ कि मेरा ये शरीर है, मेरे पास जो एक मेरा लिवर काम कर रहा है, या मेरा इंटेस्टाइन है, या कोई भी चीज काम कर रही है, तो वो क्यों कर रही है? क्योंकि वाइटल बॉडी में यानी प्राणमय कोश में उसके कुछ ब्लूप्रिंट्स थे, वो बनी है फिर उसके हिसाब से, नहीं तो वो नहीं बनती, वो ऐसे नहीं बनती। वो पहले ब्लूप्रिंट बनाया और उसके बाद आगे आया। अब ये क्यों हुआ या क्या, और उसके बाद जब वो फिजिकल बॉडी में आया, मतलब जैसे आप अपने आप को देखते हैं शीशे में, या आप लोगों को देखते हैं, वो वैसा ही फिर बन के आता है। अब ये जो ब्लूप्रिंट्स होते हैं, हम ये बोल रहे हैं कि कर्म के अनुसार बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? क्योंकि आत्मा का विकास करना है, हमें उस परम तत्व में अगर लीन होना है, तो उसके लिए पहले अपने साथ इस आत्मा का विकास जरूरी है। और खुर्शीद भावनागिरी की जो पुस्तक है जीवात्मा जगत के नियम, उसमें इसका बहुत ही अच्छे से विस्तृत वर्णन किया गया है कि आत्मा ही वहीं पे चुनाव करती है कि मुझे इस माता की कोख से इस जगह पे जाना है, और ये पूरा मेरा ये पूरी मेरी लाइफ होगी, और मुझे ये अनुभव लेने हैं। ये हम खुद निर्णय लेते हैं, तो हमें किसी और को अपनी किसी भी कंडीशन के लिए नहीं ब्लेम नहीं करना चाहिए, या इल्जाम नहीं लगाना चाहिए कि उनकी वजह से ऐसा हुआ। नहीं, ये हमारी ही अपना चुनाव था। हमें इस अनुभव से सीखना है, हम उन चीजों को सीखेंगे और आगे वो गलतियां नहीं करेंगे। अब जैसा कि हम इस सारे पंचकोशों को भी जान गए हैं कि हाँ भी ये कैसे फिजिकल बॉडी सब कुछ रिलेट कैसे बनती है, और उसके बाद अन्नमय कोश कैसे बनता है, तो इसके बाद एक एक जो कोश बनता है, और हम अपना भौतिक अस्तित्व इसी तरीके से प्राप्त करते हैं। और ये जो भौतिक अस्तित्व है, हम ये भी कहते हैं कि ये पंच महाभूत, ऐसा नहीं है कि इसमें एक ही भौतिक चीज ऐसे ही है, नहीं। पंच महाभूतों के मिलन से ही ये भौतिक शरीर बनता है, हमारा जो शरीर है। तो इसी के साथ इन्हीं पंच महाभूतों के मिलन से वात पित्त कफ भी बनते हैं। वात पित्त कफ, उन सब में, इन तीनों में, जैसे कि डॉक्टर ऊर्जा ने भी बताया कि कैसे वात में वायु और आकाश के गुण होते हैं, तभी वो वात के एनर्जी को या ऊर्जा को बनाती है। पित्त में अग्नि और जल होते हैं, और कफ में जल और पृथ्वी होती है। तो जैसे कफ है, जल और पृथ्वी स्थिरता लाता है। पित्त अग्नि और जल बिल्कुल काम हर जगह अगर करेगा तो बहुत अच्छे से करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। वात वायु और आकाश, यानी आकाश भी है, वायु भी है, हर जगह ज्यादातर मूवमेंट रहेगी, चलत्वता रहेगी। तो इससे हमारे शरीर में बाकी जितने भी फंक्शंस है, हर काम होता है जो वाइटल बॉडी के अंदर ब्लूप्रिंट बना होता है। तो आप ये सोचिए, ये हर तल पे ये काम हो रहा है, हर तल पे कोई ना कोई चीज बन रही है। आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट एक नक्शा है। आप कोई घर बनाते हैं, घर कैसे बनाते हैं? घर का पहले नक्शा बनाते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि पहले ही नींव खोद दी, नहीं। आप पहले घर का नक्शा बनाएंगे, अपने कितना एरिया है आपके घर का उसके अनुसार रखेंगे, फिर आपने उसका नक्शा बनाया, और वो एक नक्शा जो होता है वो ब्लूप्रिंट ही तो कहलाता है, कि वो नक्शा हुआ, आपने उसको दिया, उसी के अनुसार मजदूरों ने उस पर काम करना शुरू किया। तो इसी तरीके से हमारा जो भौतिक शरीर है वो बनता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने हिसाब से बनाया। और जब वो नक्शा बना, तो आप देखिए एक कमरा आपने कैसे बनाया, एक कमरा आपने अलग बनाया।
इसी तरीके से हमने हमारी जो भौतिक शरीर में जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो बने, उन्हीं ब्लूप्रिंट से वो बन के आए हैं। क्योंकि कई बार ऐसा हमने देखा है कि बच्चों में या जैसे पैदा होते ही कोई ना कोई अलग डिफॉर्मिटी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वो बच्चा वो उस आत्मा उस चीज को अनुभव करना चाहती है, इसीलिए वो होती है। और कई बार वो चीजें बाद में होती है, वो भी इसीलिए होती है कि वो आत्मा अनुभव करना चाहती है। और आप देखिए, जब ये चीज हो रही होती है कि चेतना ने चुनाव कर लिया, कॉन्शियसनेस ने चूज कर लिया और इतने सारे तलों पे कार्य हो रहा है। अब इन सारे तलों में कार्य होते हुए क्या होता है कि कभी कभी जब हम घर बना रहे होते हैं तब भी हम उस समय पे अपने नक्शों में थोड़ा थोड़ा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा अलग कर देते हैं। हमने सोचा कुछ और होता है पर हम कुछ और बना देते हैं। तो ये क्या चीज है? ये वो चीज है, इस परिवर्तन को हम कुछ ना कुछ परिवर्तन कर देते हैं और इस परिवर्तन को हम क्रिएटिविटी कहते हैं या रचनात्मकता कहते हैं। क्रिएटिविटी हम क्वांटम के उसमें कहते हैं कि हम अपने स्टिल चीजों की, हमने सोचा तो था लेकिन हमने थोड़ा सा डिफरेंट चाहा कि नहीं इसको ऐसे बना दिया जाए, अलग चाहा कि नहीं, बनते बनते हमने इसको ये भी कर दिया, हमने ऐसे बनते बनते इसको यहाँ पे भी परिवर्तित कर दिया। ये हमारे पास ये भी एक फ्रीडम होती है कि हम ये काम कर सकते हैं। तो हमारे शरीर के साथ भी होते हैं, आत्मा जब चाहे जिस तल पर चाहे रचनात्मकता ला सकती है। इवन जब हम इस शरीर में आ भी गए हैं तब भी हम अपने कार्यों में, अपने सोच में, अपने विचार में बहुत सारी बदलाव ला सकते हैं, रचनात्मकता ला सकते हैं। हम हमेशा एक ही ढर्रे पे चलते रहते हैं तो हम एक ही जगह पहुंचेंगे ना, हम एक ही रास्ते पे हमेशा चलेंगे तो उसी जगह पहुंचेंगे, नई जगह तो नहीं पहुंचेंगे। नई जगह पे पहुंचने के लिए हमें दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा। समझ, सिंपल सी बात है, अगर मैंने किसी एक जगह पे जाना है तो मैं एक ही रास्ते से जाऊंगी, ये सेम रहेगा। लेकिन क्या अगर मेरे को दूसरी जगह जाना है तो मैं उसी रास्ते से जाऊंगी तो क्या मैं वहां पहुंच जाऊंगी? नहीं, मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगी। और एक चीज ऐसे है कि जैसे जैसे ये सब चलता है तो उसमें हम बदलाव अपना कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हम बदलाव कर सकते हैं। और इसी बदलाव का कारण इसमें भी हमारे कुछ कर्म जुड़ते हैं कि हाँ हमने ये कर्म किया है, इसको हमने अनुभव करना है या कुछ भी है, हम इस तरीके से बदलाव अपने कर सकते हैं। तो यही कारण है कि पूर्व जन्म के जो कर्म है उनको काटने के लिए या उनको भुगतने के लिए हम इस धरती पे आते हैं और उसके बाद उनको अनुभव करके सीखते हैं। लेकिन क्यों करते हैं? हम इतने सारे जन्म हम ले चुके हैं, क्यों? आत्मा के विकास के लिए, ताकि हम उस परम तत्व में लीन हो जाए। वो हमारे लिए जरूरी है क्योंकि ये जो धरती है ये हमारा प्रशिक्षण केंद्र है। ये सिर्फ हमारा यही घर नहीं है, नहीं तो अगर यही मेरा घर होता या हमारा सबका यही घर होता, ये धरती सिर्फ हमेशा हमें के लिए, तो हमारी मृत्यु नहीं होती, तो मृत्यु का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये शब्द ही नहीं होता। लेकिन ये हमारा प्रशिक्षण केंद्र है, हमें वापस जाना है हमारे जीवात्मा के जगत में, तो कुछ सीख के जाना है, जैसे हम स्कूल में कुछ सीख के वापस घर आते हैं। अब जो बदलाव की बात करी मैंने, जैसे मैंने किसी एक जगह पे जाना है, ओके, किसी एक जगह पे जाना है, मैंने एक रूट पकड़ा, वहां पे पहुंच गई, लेकिन मुझे कहीं और जाना था, पर मैं वहां पे पहुंचने के लिए भी मैंने वही रूट पकड़ लिया, नहीं पहुंच पाऊंगी, ऑब्वियस है नहीं पहुंच पाऊंगी। या फिर मेरे पास दो आइसक्रीम्स हैं, एक स्ट्रॉबेरी है एक वनीला है, लेकिन मुझे तो चॉकलेट खानी है, तो वो जो चॉकलेट खानी है या मुझे चॉकलेट चाहिए, वो तो एक अलग ही क्रिएटिविटी हुई ना, वो एक अलग बदलाव हो गया कि नहीं मैंने ना तो वनीला ली ना स्ट्रॉबेरी ली, तो मैंने अलग ले ली। ठीक, ये होती है फंडामेंटल क्रिएटिविटी। इसमें हम कुछ अलग ही अपने नेचर से बिल्कुल थोड़ा सा अलग ही कुछ लेते हैं, ये होती है फंडामेंटल क्रिएटिविटी। और आयुर्वेद में इसको तेजस से रिलेट कर सकते हैं, या फिर इसका जो और भौतिक शरीर में ये पित्त का कारक होता है, तेज या अग्नि, और ये भौतिक शरीर में पित्त का कारक होता है, क्योंकि इसमें हम नई चीजें उठा रहे हैं। और जो फिर दूसरी चीज है सिचुएशनल क्रिएटिविटी। अब कई बार क्या होता है, हम सेम हमारे पास सारी पुरानी चीजें ही होती हैं। अब इवन जैसे कि जब कॉन्शियसनेस ने चूज भी कर लिया, तब भी कुछ एनवायरमेंटल चीजें हो जाती हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे बच्चा माँ की कुख में है और माँ प्रॉपरली खाना नहीं ले रही या कुछ भी नहीं ले रही, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि बच्चा बच जाता है,
वो क्यों बचता है? वो इसलिए नहीं बचता कि भाई माँ ने कोई वो गया या कुछ भी नहीं, वो अपने कर्मों के कारण बचता है, वो अपने इच्छा के कारण बचता है कि नहीं मुझे तो आना ही है चाहे कैसे भी है। ये होती है सिचुएशनल क्रिएटिविटी। आप समझिए इस बात को कि कभी कभी इतनी बुरी कंडीशन में भी बच्चा आ जाता है, बच जाता है। वो कारण है कि वो आत्मा आना चाहती है। अब जैसे भी अनुभव लेके आए वो आएगी, पुरानी चीजों के साथ भी वो आएगी। अब एक और चीज देती हूँ कि आपके पास पहले से वही चीजें हैं, आपके पास अनुभव करने के लिए वही चीजें हैं, वही सोचें, वही चीजें हैं, लेकिन फिर भी आप उसके अंदर कोई ना कोई नया बदलाव लेके आ रहे हैं, रचनात्मकता लेके आ रहे हैं। आलू है, आपके पास एक आलू है, आप आलू की सब्जी भी बना सकते हो, आप आलू के पकोड़े भी बना सकते हो, आप आलू का फ्रेंच फ्राइज भी बना सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन है तो आपके पास आलू ही ना। लेकिन इसका कुछ और बनाने से वो एक अलग चीज बन जाएगी, वो है रचनात्मकता, जो से कहते हैं सिचुएशनल क्रिएटिविटी। और आयुर्वेद में इसको वात से या प्राण से रिलेट किया जा सकता है। आप और ये भौतिक शरीर में वात दोष का कारक बनता है। और इसी के साथ लास्ट में आखिरी में आती है कंडीशनिंग। अब कंडीशनिंग क्या चीज है? ये जो कंडीशनिंग होती है इसका कारण है कि ये स्थिरता, ये एक ही चीज पे टिकी रहती है, ये पुराने एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा करना एक तरह से। और इससे कभी कभी क्या होता है, अगर ये सम अवस्था में एक अमाउंट में रहे तो ठीक है, लेकिन अगर ये एक मात्रा से ज्यादा हो जाए ना, तो ये हमारे जिंदगी में बहुत दुख क्रिएट कर देती है, बहुत सारे दुख ले आती है। क्यों? क्योंकि हम वही पुराने उस पे ढर्रे पे चलते हैं, हम नई चीज नहीं देखते। फिर हम किसी इंसान में भी नई चीज नहीं देखना चाहते, फिर हम किसी कार्य में भी नहीं देखना चाहते। अगर हमें चावल उबले हुए पसंद है तो बस हम उबले हुए ही खाएंगे, हम दूसरे तरीके से चावल खाएंगे ही नहीं। उबले हुए मतलब उबाल के ही बनते हैं, लेकिन हम उसमें हल्दी नहीं डालेंगे, हम उसमें कोई नमक नहीं डालेंगे, हमें बिल्कुल फीके चावल पसंद है, या फिर हमें बिल्कुल मीठे चावल पसंद है, बस मुझे यही खाना और कुछ नहीं खाना। अलग चीज, ठीक है, एक पसंद एक अलग चीज होती है, लेकिन कभी कभी वो चीज आपको नुकसान भी दे देती है। अब आपको डायबिटीज है और आप कहें कि मुझे तो भाई ये मीठे चावल ही खाने हैं, वो भी अच्छी खासी चीनी डाल के, खा सकते हैं, वैसे खा तो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, वो आपको नुकसान आपके सेहत पे होगा। ये है कंडीशनिंग। एक स्तर तक वो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा हो जाएगी तो ठीक नहीं है। और इसी को अगर हम भौतिक शरीर में आयुर्वेद से लें तो ये कफ दोष का कारक बनता है। यही कारण है कि हम कहते हैं कि वात पित्त कफ तीनों दोष जो है वो एक साथ रहे सम अवस्था में। नहीं तो वो नहीं तो क्या होता है, हमारा जो शरीर है वो रोगी हो जाता है। कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो वो रोगी हो जाएगा। और कुछ हमारी प्रकृति बनती है, कुछ चीजें हमारी प्रकृति भी बन जाती है। अब जैसे ये त्रिदोषास की बात करी थी हमने, तो वात पित्त कफ ऐसे ही बनते हैं जैसे मैंने आपको बताया। ये जो वाइटल बॉडी है या प्राणमय कोश है, उसका जो वो पूरा रहता है, प्राणमय कोश किस तरीके से वात पित्त कफ को हेल्प करता है बनने में, ये उसके ब्लूप्रिंट है या उसके नक्शे होते हैं। तो इन जैसे सिचुएशनल क्रिएटिविटी की बात करी, फंडामेंटल क्रिएटिविटी की बात करी, कंडीशनिंग की बात करी, ये ऐसे ही चलता रहता है। और प्रकृति इन्हीं तीन दोषों से मिलके बनती है। जैसे डॉक्टर ऊर्जा ने भी बताया, वात पित्त कफ, वात पित्त वात कफ, पित्त कफ, ये सार, और उसके बाद वात पित्त कफ तीनों इकट्ठी सम अवस्था में और असम अवस्था में। ये सारी प्रकृतियां, ये सारे गुण होते हैं, इनमें कुछ ज्यादा होते हैं कुछ कम होते हैं। और ये प्रकृति जो है वो बेस लेवल यानी एक नेचुरल होती है, और ये बन के आती है क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस ने, हमारी चेतना ने इसको चुना होता है। इसीलिए इन तीनों का समावस्था में वैसे भी रहना बहुत जरूरी है। हमें यही कारण है कि हमें प्यार को, अनकंडीशनल लव, इस चीज को और ज्यादा प्रेरित करना है कि हमें सिर्फ अपने से ही नहीं, हमें इस पूरे ब्रह्मांड से प्यार करना है, पूरे हर प्लांट से, हर एनिमल से, हर किसी से हमें इस तरीके से प्यार करना है कि हम में और उनमें कोई भिन्नता नहीं रहे। हम और वो एक ही है। क्यों? क्योंकि हम ऊर्जा है, हम सब ऊर्जा ही तो है, वी आर कॉस्मिक बीइंग्स। और ये जो तीनों दोष हैं, ये प्रकृति जब बनाएंगे तो इसी
प्रकृति से ही हम ये जो भौतिक शरीर है इसमें सरवाइव करेंगे। और इसीलिए ये प्रकृति जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। और पूर्व कर्मों के बारे में तो मैं आपको बहुत अच्छे से पहले बता ही चुकी हूँ कि उनका भी इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छा इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे इस फिजिकल शरीर या भौतिक शरीर को बनने में। हम यहाँ जो अनुभव करने आए वो ही हम अनुभव करेंगे। आज हम जहाँ हैं जो हैं, हम ये अनुभव करना चाहते थे, इसीलिए हमें वो मिल रहा है। तो अपनी अनुभव करने की जो चॉइसेस हैं या चुनाव है, उनको बदल के देखिए कि आपने क्या अनुभव करना है। आपने इस कंडीशन में, जिस सिचुएशन में आप अभी हैं, जिस जगह पे आप हैं, आप वहां पे क्या देख रहे हैं। हो सकता है वो अनुभव बुरे हो सकता है वो अच्छे हों, लेकिन वो अनुभव आपको लेने हैं। वो आप उनको बुरे और अच्छे में कैटेगराइज मत करिए, आपको उनको लेना है और सीखना है। और जो आप वहां से सीखेंगे उसको आगे लेके जाना है, बिना अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए। तो अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा सरल उपाय क्या है अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए? ध्यान। और ध्यान जो है, इससे तो हम ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को भी जान सकते हैं। तो पहले तो हम अपनी आत्मा का ही ज्ञान कर ले, वही बहुत जरूरी है। और आयुर्वेद भी इसी चीज को बताता है कि हमारी आत्मा सर्वोपरि है। और आयुर्वेद जो है वो एक क्वांटम मेडिसिन है, इंडियन वर्जन ऑफ वाइटल बॉडी मेडिसिन है। और एक हर इंसान के लिए, ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद आपके लिए, हर किसी के लिए एक जैसा है। आपके लिए आयुर्वेद अलग तरीके से काम करेगा, मेरे लिए अलग तरीके से काम करेगा। आप देखिए कितनी ज्यादा क्रिएटिविटी आयुर्वेदा में भी है, कितनी रचनात्मकता आयुर्वेदा में भी है। तो आज के इस सेशन को मैं यहीं समाप्त करूंगी और हम अगले सेशन में कुछ क्वांटम मास्टर्स के साथ कुछ कन्वर्सेशंस करेंगे। और तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए क्वांटम लाइफ के एपिसोड को। एंड बहुत बहुत धन्यवाद।